हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रिक्स। तो यूके द्वारा सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है यूक्रेन को, जिसके अंतर्गत करीबन 6000 मिसाइल्स जो हैं वो सप्लाई करी जाएंगी यूक्रेनियन डिफेंस फोर्सेस को। तो पहले ही ब्रिटेन द्वारा करीबन 4000 मिसाइल्स जो हैं वो सप्लाई करी जा चुकी हैं। इसके साथ ही 25 मिलियन पाउंड्स का सपोर्ट भी जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है यूके के द्वारा यूक्रेन को। तो इन मिसाइल्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में और डिस्कस करेंगे कि कितनी इफेक्टिव मिसाइल है, क्योंकि अभी तक की जितनी वॉर हुई है उसमें हमने ये चीज़ देखा है इन छोटे वेपन्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है। चाहे हम एनलॉक की बात कर ले, जेवलिन की बात कर ले, और अब जो स्टार स्ट्रीक प्रोवाइड कराई जा रही है इसकी बात कर लें। ये बात आपको बता दें कि जो स्टार स्ट्रीक है उसके लिए इंडियन बीडीएल और थालेस के बीच में एक टीमिंग अग्रीमेंट साइन हुआ है पिछले साल ही, जिसके अंतर्गत ये मिसाइल्स जो हैं उनको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाना है बीडीएल द्वारा। साथ ही साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया है बीडीएल के साथ, जिसके अंतर्गत इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो थालेस द्वारा बीडीएल को ट्रांसफर करी जानी थी। तो ये इंपॉर्टेंट सिस्टम है और इनकी परफॉर्मेंस जो है वो डेफिनेटली हमारे लिए एक स्टडी का मुद्दा है, क्योंकि यहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट्स को उसी के हिसाब से बना सकते हैं। तो इन तीनों वेपन्स के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एनलॉक को और जेवलिन को। एनलॉ और जेवलिन दोनों ही एंटी टैंक वेपन्स हैं या फिर एंटी आर्मर वेपन्स हैं, पर दोनों के प्राइस में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। एक सिंगल एनलॉ का जो कॉस्ट है वो अराउंड $40,000 का है, वहीं पर बात करें एक सिंगल जेवलिन का जो कॉस्ट है वो $2,49,700 का है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर दोनों ही एंटी टैंक वेपन्स हैं तो एक इतना सस्ता और दूसरा इतना महंगा क्यों? दोनों में क्या डिफरेंस है? तो पहला डिफरेंस, जो कि सबसे बड़ा डिफरेंस है, वो रेंज का है। एनलॉक की जो मैक्सिमम फायरिंग रेंज है वो 1000 मीटर या फिर 1 किलोमीटर है। वहीं पर हम बात करें जेवलिन की मैक्सिमम रेंज की, तो मैन पोर्टेबल मोड में अराउंड 4 किलोमीटर के आसपास आपको इसकी मैक्सिमम रेंज मिल जाती है, जो कि 4 गुना है एनलॉक की। वजन में भी अंतर है, करीबन 10 किलो का अंतर है। एनलॉक जो है वो 12.5 किलोग्राम की है और वहीं पर जेवलिन जो है वो करीबन 22 किलोग्राम की है। इसमें जो CLU है यानी कि कमांड लॉन्च यूनिट है वो जेवलिन की थोड़ी एडवांस है, इसलिए थोड़ी हैवी भी है, क्योंकि जो गाइडेंस मैकेनिज्म है जेवलिन का वो ऑप्टिकल है और थर्मल है। यहाँ पर आपको मिसाइल लॉन्च करने के बाद टारगेट पर ट्रैक बना के रखना नहीं पड़ता है, मिसाइल अपने आप ही टारगेट को हिट करती है। वहीं पर अगर हम बात एनलॉक की करें तो ये सिंगल यूज मिसाइल है और आपको पहले से ही मैनुअली इसे टारगेट के पाथ के हिसाब से लॉन्च करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी आपको टॉप अटैक मोड मिल जाता है, बट जो जेवलिन है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि 4 किलोमीटर तक की रेंज भी देती है। तो इस पर और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अपने प्रमोशनल पार्टनर का एक मैसेज जो है वो हम देख लेते हैं। तो अनअकैडमी के जो प्लान्स हैं उनके प्राइसेस जो हैं वो बढ़ने वाले हैं, और अगर आप प्लान कर रहे हैं इनके डिफेंस प्लान्स या फिर किसी और प्लान्स को लेने के लिए, तो ये बहुत अच्छा मौका है कि समय रहते आप ले लें, और हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स10 यूज़ करने पर उस पर भी 10% डिस्काउंट जो है वो आपको मिल जाएगा। बाकी अनअकैडमी के ऑफर चल रहे हैं NDA, CDS, FCAT और CPF को लेकर, जहां पर आप 6 महीने का अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं NDA का, तो आपको 6 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा SSB का। वहीं पर अगर आप 12 महीने का लेते हैं तो आपको 12 महीने का SSB प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। सिमिलरली CDS, FCAT और CPF में अगर आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 महीने का प्लस SSB सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। 6 महीने के लिए आपको 6 महीने का SSB प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। सिमिलरली 12 महीने के लिए आपको 12 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन SSB का फ्री मिलेगा। बाकी 27 मार्च को NDA 1 का मॉक टेस्ट है, जैसा कि हमने इन्फॉर्म किया था। इसमें आप 20 लाख तक के प्राइस भी जीत सकते हैं और 100% स्कॉलरशिप जो है वो भी जीत सकते हैं 20 लाख तक की। सिमिलरली CDS का भी मॉक टेस्ट है मार्च 27 को। बाकी टारगेट NDA 1 के अंतर्गत प्रैक्टिस PYQ और MCQ बैच चल रहे हैं, जो कि मार्च 16 से ही चालू हैं और अप्रैल 5 तक चलेंगे। सिमिलरली फाइनल परीक्षा CDS के अंतर्गत PYQ और MCQ बैच चल रहे हैं, जो कि मार्च 16 से ही चालू हैं। तो आप मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया कि कौन कौन सी मिसाइल्स जो हैं वो यूके द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही हैं यूक्रेन को, जिसमें हमने एनलॉ को डिस्कस किया, जेवलिन को डिस्कस किया और स्टार स्ट्रीक की बात कही, लेकिन मेनली हमने एनलॉ और जेवलिन की बात करी, जहां पर हमने ये बताया कि कैसे दोनों एंटी टैंक वेपन्स हैं, लेकिन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। चाहे वो डिफरेंस प्राइस का हो, लॉन्चिंग मैकेनिज्म का हो, रेंज का हो, लेकिन एक बात यहाँ पर साबित हो जाती है कि ये सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित रहे हैं
और ये रशियन टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स के अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव निकलकर सामने आए हैं और रशियन फोर्सेस को बड़ा नुकसान हुआ है, जिनमें उनके लेटेस्ट T-72B3 और T-90 टैंक्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हुए हैं। तो इन टैंक्स का जो आर्मर है उसको काफ़ी अच्छा माना जाता था, लेकिन उसके बाद भी भारी नुकसान जो है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर यूक्रेनियन नंबर्स की बात करें, उनके हिसाब से उन्होंने बहुत बड़े नंबर में रशियन टैंक्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय किए हैं, पर ये बात जो है वो पचाने लायक नहीं है। अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो कई सोर्सेज हैं जिस पर हम रिलाई कर सकते हैं। उनके हिसाब से अराउंड 236 टैंक्स जो हैं वो रशिया ने लूज किए हैं, जो कि अगेन एक बड़ा नंबर है यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस के सामने। तो ये शो करता है कि मॉडर्न वॉरफेयर में ये जो एंटी टैंक सिस्टम्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं, खासकर ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक सिस्टम्स, क्योंकि ये कहाँ से फायर हो सकते हैं इसका अंदाज़ा लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और अगर आप टैंक के अंदर बैठे हैं तो जो फील्ड ऑफ व्यू है वो भी प्रॉपर नहीं होता है और आसपास जो छोटे मोटे मूवमेंट हो रहे होते हैं उनका अंदाज़ा नहीं लग पाता है। इसलिए ये जो एंटी टैंक सिस्टम्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं, स्पेशली अर्बन वॉरफेयर में। बाकी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी यूज़ किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत स्टिंगर्स मिसाइल जो हैं वो यूज़ करी जा रही थी यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस द्वारा, और उनके द्वारा कई हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट को निशाना भी बनाया गया है। तो इस रिगार्ड में जो स्टारस्ट्रिक सिस्टम है उसको यूके द्वारा सप्लाई किया जा रहा है यूक्रेन को, और अभी तक के लॉस की बात करें तो जो नंबर्स सही लगते हैं उसके हिसाब से करीबन 15 एयरक्राफ्ट जो हैं वो रशियन एयरफोर्स ने लूज़ किए हैं, जो कि फिक्स विंग एयरक्राफ्ट हैं। और हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो करीबन 13 हेलीकॉप्टर्स का लॉस जो है वो रशिया को हुआ है, और मोस्टली ये जो लॉस है वो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से किया गया है। अगेन इसके पीछे सेम रीज़न है कि मैन पोर्टेबल सिस्टम्स का पता लगा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये एक सरप्राइज अटैक की तरह होता है, जिसकी वजह से ये जो हैवी लॉसेज हैं वो रशियन आर्म फोर्सेस को फेस करने पड़ रहे हैं। तो स्टारस्ट्रिक सिस्टम क्योंकि इसे बीडीएल द्वारा बनाया जाना है और हमारे द्वारा भी यूज़ किया जा सकता है, इसलिए हमने इस पर डिटेल में बात करी थी। तो वो वीडियो हम स्टारस्ट्रिक के लिए प्ले कर देंगे। यहाँ से आपको डिटेल में इस सिस्टम के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये बात आपको बता दें, स्टारस्ट्रिक सिस्टम जो है वो सबसे कैपेबल मैन पोर्टेबल सिस्टम्स में से एक है। तो वीडियो को एंजॉय करिए, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये एक्चुअली इंडिया के द्वारा ऑपरेट नहीं किया जाता है, लेकिन अगर फ्यूचर में इसे पुश किया जाता है बीडीएल के द्वारा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए तो इसमें 60% इंडिजिनस कंटेंट होंगे। तो आज हम पहले स्टारस्ट्रिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करेंगे। इसको पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ये काम कैसे करता है। उसके बाद इसे हम कंपेयर करेंगे ईगला मिसाइल डिफेंस सिस्टम से, जो कि इंडिया के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, और समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों कैसे डिफरेंट है और दोनों में से बेहतर कौन सा है। तो ये जो स्टारस्ट्रिक एयर डिफेंस सिस्टम है ये एक्चुअली ब्रिटिश है और 1997 से सर्विस में है। इवन इसे दुनिया का सबसे बेस्ट वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी कई जगह बताया जाता है। वॉरहेड की बात करें तो इस एयर डिफेंस में 3 डार्ट्स लगते हैं जो कि एक्सप्लोजिव हैं और ये टकराने के बाद फटते हैं। ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये टकरा के फटते हैं, इनमें कोई प्रॉक्सिमिटी फ्यूज नहीं लगा कि ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एनिमी एयरक्राफ्ट के जाकर फटे। तो कई केसेस में ये एक डिसएडवांटेज भी देता है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी अगर इस मिसाइल की मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो ये मैक 4 को भी क्रॉस कर जाती है अपनी सेकेंड स्टेज में। इसके गाइडेंस सिस्टम की बात करें तो वो सेक्लॉज है, यानी कि सेमी एक्टिव कमांड टू लाइन ऑफ साइट, जिसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसकी मैक्सिमम रेंज की बात करें तो ये करीबन 7 किलोमीटर तक टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। तो ये तो मोटा मोटी बात हो गई स्टारस्ट्रिक सिस्टम के बारे में। अब इसके गाइडेंस सिस्टम को हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमने बात करी थी, जो इसका गाइडेंस सिस्टम है वो सेक्लॉज है, जिसे सेमी ऑटोमेटिक कमांड टू लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो इसका जो नाम है वो खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसमें आपको लाइन ऑफ साइट जो टारगेट है उससे मेंटेन करनी पड़ती है, और सेमी ऑटोमेटिक कमांड का मतलब ये है कि जो आपका वॉरहेड है उसको कोर्स करेक्शन आपको लगातार देना पड़ेगा। यानी कि एक बार मिसाइल को लॉन्च करने के बाद आप टारगेट से एम तब तक नहीं हटा सकते जब तक मिसाइल टारगेट को हिट नहीं कर देती है। तो लाइन ऑफ साइट मेंटेन करना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो स्टारस्ट्रिक के केस में जो गाइडेंस है वो लेज़र से मिलता है, यानी कि जो उसका लॉन्चर है उसमें एक लेज़र डेजिग्नेटर होता है जिसकी बीम को राइड करते हुए जो मिसाइल है वो टारगेट को हिट करती है।
तो ये मैकेनिज्म सुन के ऐसा लगता है कि जब बैटलफील्ड में सिचुएशन काफ़ी केओटिक होगी उस समय टारगेट पे एम मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इस मिसाइल की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि आपको ज़्यादा देर तक टारगेट पे एम मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। ये मैक 4 तक चली जाती है। दूसरी चीज़, लेज़र गाइडेंस होने की वजह से जो काउंटर मेजर्स होते हैं, चाहे चैफ्स की बात करें चाहे फ्लेयर्स की बात करें, वो इसके अगेंस्ट में काम नहीं करते। फ्लेयर्स जो होते हैं वो आपको इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल से बचाएंगे और चैफ जो होते हैं वो रडार गाइडेड मिसाइल से आपको बचाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पर लेज़र को यूज़ किया जा रहा है गाइड करने के लिए मिसाइल को, तो उसके अगेंस्ट में कोई काउंटर मेजर इनका काम नहीं आएगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा डेडली होती हैं। तो इसका एक डिसएडवांटेज भी है और वो ये है कि मान लीजिए अगर सिचुएशन ऑप्टिमम नहीं है लाइन ऑफ साइट को मेंटेन करने के लिए, यानी कि विजिबिलिटी पुअर है, बादल आ गए या फिर स्मोक स्क्रीन आ गई, तो टारगेट पे लॉक मेंटेन कर पाना मुश्किल हो जाएगा और मिसाइल गाइड नहीं हो पाएगी। तो इस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट करने की कोशिश करी गई है, जहां पर जो लेज़र डेजिग्नेटर है उसके साथ मल्टीपल साइट्स को लगाया जाता है, जैसे कि थर्मल साइट हो गई, नॉर्मल सीसीडी कैमरा हो गया, जो कि टारगेट पे लॉक मेंटेन करने में सक्षम होते हैं भले विजिबिलिटी पुअर हो। लेकिन लाइन ऑफ साइट तब भी इम्पॉर्टेंट है। तो इन मिसाइल सिस्टम को व्हीकल पे भी लगाया जा सकता है जहां पर ये ऑटोनोमसली ऑपरेट करती हैं, क्योंकि वो सिस्टम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मैन पोर्टेबल पॉसिबल नहीं है। तो व्हीकल माउंटेड सिस्टम और भी ज़्यादा एक्यूरेट और डेडली होता है और वहाँ पर जो लॉक है वो ऑटोमेटिकली मेंटेन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक सील्ड लॉन्च ट्यूब होती है और इसमें 2 रॉकेट मोटर होती हैं। तो जो पहली स्टेज की मोटर होती है वो लॉन्च के दौरान मिसाइल को आगे पुश करती है और हाई स्पीड में ले जाने के बाद हट जाती है। फिर दूसरी मोटर ऑन होती है और करीबन मैक 4 तक की स्पीड तक मिसाइल को पुश करती है टारगेट की तरफ। उसके बाद इसके जो 3 डार्ट्स हैं वो अलग होते हैं मिसाइल से और घूमते हुए एक वर्चुअल ग्रिड को फॉलो करते हैं और उसी ग्रिड पर एक्यूरेटली जाके टारगेट को हिट करने की कोशिश करते हैं। तो माना ये जाता है कि कम से कम एक जो डार्ट है वो टारगेट को हिट करेगा। ये टंगस्टन एलॉय के डार्ट हैं। पहली बात तो हिट करने पर जो इनकी वेलोसिटी है इतनी ज़्यादा होती है, वही अच्छा खासा डैमेज कर देती है, लेकिन ये आगे जाकर फटते भी हैं। तो इनकी जो हिट प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी निकल कर आती है, स्पेशली जो लो सपोर्ट हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनके अगेंस्ट में। बाकी फाइटर एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में थोड़ा सा कम इफेक्टिव होता है क्योंकि इसमें प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ नहीं होता। अगर हेड ऑन एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा हो तो हिट करना भले ही आसान पड़ जाए, लेकिन टेल चेज में ये उतना कारगर नहीं होता क्योंकि इसे डायरेक्ट हिट करना पड़ेगा। अब इसे कंपेयर करते हैं हम ईगला सिस्टम से। तो 9K38 ईगला S ऑपरेट किया जाता है इंडिया के द्वारा और ये करीबन 6 किलोमीटर तक टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो ये मैक 1.9 तक पहुंच सकती है और इसका जो गाइडेंस सिस्टम है वो ड्यूल वेवबैंड इंफ्रारेड गाइडेड है। तो ये जो ईगला S है उसमें प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ को ऐड किया गया है इम्पैक्ट फ्यूज़ के साथ। तो ये टारगेट की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जाकर फटती है, तो इसकी एक्यूरेसी वैसे ही थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन एक डिसएडवांटेज स्टार स्ट्रीक के अगेंस्ट में ये है क्योंकि इसे इंफ्रारेड द्वारा गाइड किया जाता है, तो इसे डिकॉय किया जा सकता है फ्लेयर्स को यूज़ करते हुए। इसकी स्पीड थोड़ी लो ज़रूर होती है पर वो कोई डिसएडवांटेज नहीं है क्योंकि जो इसकी मैक्सिमम रेंज है उस एल्टीट्यूड पे कोई एयरक्राफ्ट उतनी स्पीड पे फ्लाई नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि ये इंफ्रारेड गाइडेड है तो इसे डिकॉय किया जा सकता है जहाँ पर स्टार स्ट्रीक को एज है। साथ ही साथ उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि सोचने का मौका नहीं मिलता है उससे डिफेंस के लिए। कंपैरेटिवली अगर ईगला की बात करें तो ईगला का एडवांटेज ये है कि ये काफ़ी कॉम्पैक्ट सिस्टम है स्टार स्ट्रीक के कंपैरिजन में और इसे कैरी करना ऑपरेट करना सिंपल पड़ता है स्टार स्ट्रीक से। तो दोनों की बात करें दोनों में से बेटर कौन है तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस रोल के लिए देख रहे हैं। लो फ्लाइंग क्लोज एयर सपोर्ट एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में ईगला ज़्यादा कारगर होगा स्टार स्ट्रीक के कंपैरिजन में, वेयर एज जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनके अगेंस्ट में स्टार स्ट्रीक ज़्यादा कारगर होगा। तो ज़रूरी दोनों है। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।